मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 2013 में फिल्म आई थी जॉली एलएलबी। अरशद वारसी उसके हीरो थे और बोमन ईरानी भी उसमें थे, सौरभ शुक्ला भी थे। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसकी थोड़ी सी कहानी बता देना चाहूँगा। एक बहुत ही धनी घर के नौजवान ने दिल्ली के फुटपाथ पर सोए हुए 6 लोगों को अपनी लैंड क्रूज़र गाड़ी पर चढ़ा करके, रात में बहुत रात थी, शराब पिए था वो नौजवान, और उसने लैंड क्रूज़र चढ़ा करके और उनकी हत्या कर डाली, मार डाला उनको। कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, जिसको हिट एंड रन केस कहते हैं, और 6 लोगों की जान चली गई। सभी के सभी मजदूर थे, सभी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर थे। चूंकि इसमें एक धनी घर का और बहुत ही धनी घर का नौजवान इन्वॉल्व था, इसलिए पूरा सिस्टम उसको बचाने के लिए लग गया। पुलिस ने उस लैंड क्रूजर को ट्रक साबित करना चाहा, कहा कि ट्रक थी, ट्रक से ये घटना घटी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो व्यक्ति था, उसके टांग पे, उसके पांव पर उसने चढ़ा दिया था ये लैंड क्रूजर। पुलिस ने उसको मृत दिखलाते हुए उसे पैसा भी लिया और कहा भाग जाओ, जहाँ के रहने वाले हो, फिर कभी दिल्ली आना नहीं, क्योंकि उसे पुलिस को डर था कि गवाही दे देगा। तो मैंने देखा कि पुलिस से मिल करके, व्यवस्था से मिल करके, वकील से मिल करके, और पूरा सिस्टम लग जाता है उस नौजवान को, उस धनी घर के नौजवान को बचाने के लिए। पिछले समय में सेवा में था और मुझे लगता था कि फिल्म वाले दिखा क्या रहे हैं, भला ये सब संभव है। लेकिन अभी जो पुणे में घटना घटी है, उसने मेरे विश्वास को हिला दिया है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों का भी विश्वास हिल गया हो, और जो पुणे की घटना नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे लोगों तक नहीं पहुंचने दी जाती है, उन्हें मैं बता दूं कि पुणे में एक जुवेनाइल यानी किशोर ने, 17 साल की उम्र थी, 18-19 मई के दरमियानी रात को, यानी रात के लगभग 2 बजे के आसपास, वो एक दूसरी कार, पोर्श कार कहते हैं, पता चला वो 2.5 करोड़ की होती है। हम में से कुछ लोग 2.5 करोड़ देखे भी नहीं होंगे। मैं तो सेवानिवृत्त हूँ, मेरे पास तो कतई इतनी राशि सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं मिली, इसलिए मैंने तो देखा भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन उसने 2.5 करोड़ की पोर्श कार में शराब पीकर वो 17 साल का किशोर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ चला आ रहा था, और उस गाड़ी को 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुणे की सड़क पर चला रहा था। सामने से 2 बेचारे, कह सकते हैं आईटी प्रोफेशनल्स, एक मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई तेज रफ्तार वाली इस पोर्श कार ने उन्हें कुचल दिया। कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। चूंकि वो पुणे के बहुत बड़े रियल्टर का बेटा था, रियल्टर ने तुरंत वहां के एमएलए को फोन करना शुरू किया। यरौदा पुलिस स्टेशन में उसको ले जाया गया। कहते हैं कि वहां उसको, उस लड़के को, किशोर को, पिज्जा बर्गर पुलिस वालों ने खिलाया। और कहानी वो मुड़ी कि 11 घंटे बाद उसका कथित रूप से ब्लड सैंपल अस्पताल में भेजा गया जांच करने के लिए, क्या ये शराब पिए हुए था। और उसे पेश किया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जिसकी हैसियत जेजे एक्ट के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कोर्ट की होती है। उसने उसे जमानत दे दी, और जमानत की शर्तें ऐसी रखी जिसको सुन करके हंसी आएगी। कहा कि 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी करो ताकि तुम्हें ट्रैफिक रूल समझ में आए, और 300 पृष्ठों का सड़क सुरक्षा पर निबंध लिखो। 2 आईटी प्रोफेशनल्स मारे गए। 17 साल का किशोर, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल सकता था, जो पब में शराब पीने गया था। महाराष्ट्र में शराब पीने की उम्र, न्यूनतम उम्र 25 साल निर्धारित की गई है। वैसे शराब भी खराब है, लेकिन जो भी हो, वो 17 साल का लड़का, उसको पब वालों ने भी शराब पिलाई। और पुलिस ने उसके, अब पता चल रहा है कि जो ब्लड सैंपल था
वो ब्लड सैंपल उसका नहीं होकर के उसकी माँ का था। अस्पताल वाले मिल गए, पुलिस वाले मिल गए, जो थाने के लोग थे, एमएलए का दबाव था या नहीं था, एक मंत्री का भी नाम आ रहा है, और इस प्रकार से न्याय की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया। वो लड़का तो बच जाता। हालांकि कानून ये कहता है कि यदि 16 से 18 साल की उम्र का कोई किशोर हो और यदि उसके माध्यम से कोई गंभीर अपराध हुआ हो तो उस मामले में जेजे बोर्ड नहीं, कोर्ट इसमें कार्रवाई करेगा। और पुलिस का काम था कि उसे कोर्ट में ले जाती, और कोर्ट में ले जाने के लिए जेजे बोर्ड का परमिशन चाहिए। जेजे बोर्ड ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब बात आ रही है कि सारे लोग खरीद लिए गए थे, राजनीतिक दबाव भी था, पैसे की भी ताकत थी। अब वहाँ का पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत थाने को चाहिए था कि इस तरह के मामले में अपने हायर अप्स को खबर करें। अब वहाँ के नागरिक समाज के लोग कह रहे हैं कि इसलिए नहीं खबर किया होगा अपने हायर अप्स को क्योंकि उनको लगा होगा कि हायर अप्स वाले पैसा वैसा लेकर के और रफा दफा करने के लिए कहेंगे तो हम ही क्यों नहीं पैसा वैसा ले ले। लेकिन पुणे का जो नागरिक समाज है वो जागा, उठा और उसने हंगामा मचाना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, और तब सारी बातें सामने उभर करके आई। अब जॉली एलएलबी के फिल्म देखते हुए मेरे मन में आया कि यह तो अति कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन पुणे की घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अखबारों में, मुझे लग रहा है कि हो क्या रहा है। क्या कुछ लोग इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने धनी हो गए हैं कि धन के बल पे, अपने पावर के बल पे न्याय की पूरी अवधारणा को पलट दें, कानून की पूरी अवधारणा को पलट दें। लेकिन जिस तरीके से सिविल सोसाइटी पुणे की जागी है, क्या उस तरह की सिविल सोसाइटी हर जगह जाग सकती है? निर्भया केस में हमने देखा था कि सिविल सोसाइटी यानी तमाम लोग जगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी जगी, वो अपने कारणों से जगी, और पूरी सरकार इसके बाद चुनाव में हार गई। लेकिन पुणे में जो घटना घटी है, और शायद ये अकेली घटना नहीं होगी, ये पुणे की भी अकेली घटना नहीं होगी, महाराष्ट्र की भी अकेली घटना नहीं होगी, इस देश की भी अकेली घटना नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था बन गई है मित्रों, जहां जो पावरफुल लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वे कानून को अपनी दासी समझते हैं। वो जिस तरीके से चाहे, जैसा अपराध चाहे वो कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। ये बड़ी विचित्र तरह की दुर्विसंधि हमें लगती है, और मुझे तो शर्म आती है कि मैं उस व्यवस्था का अंग रहा हूं जिस व्यवस्था के लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारी दूसरी बातें भी हो रही है जहाँ पे कानून और न्याय जो संविधान में हमें प्रदत्त है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये क्यों उड़ाई जा रही हैं? शायद इसलिए उड़ाई जा रही है कि हम और आप जो अपनी बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं, चुप बैठे रहते हैं। समाज में कुछ अन्याय अत्याचार होता है, गड़बड़ होती है, गड़बड़ी फैलाई जाती है, हम सोचते चलो हमारे घर पर तो नहीं हो रहा ना, हमसे उसका क्या संबंध है। दूसरे के साथ अन्याय हो तो हम चुप रहते हैं। चुप मत रहिए, अब समय चुप रहने का नहीं है, बोलने का समय है। मुक्तिबोध बहुत पहले 60 के दशक में कविता में कह गए, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ सब। एक वक्त आता है जब हमें बोलना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि गलत हो रहा है, चाहे गलत करने वाला कितना ही पावरफुल क्यों नहीं हो, कितना ही धनी क्यों नहीं हो, क्योंकि हमारा संविधान सभी को समानता का हक देता है, न्याय का अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, हर तरह की स्वतंत्रता देता है, और बंधुता की भावना विकसित करना चाहता है। तो बंधुता की भावना न रहेगी तो पड़ोस में कुछ गड़बड़ी होगी तो आप न बोलेंगे, जैसा कि हिटलर के ज़माने में हुआ कि पड़ोस में अगर वहाँ की सीक्रेट पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले जाती थी, दूसरा नहीं बोलता था, और धीरे धीरे पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। जो लोग सत्य के लिए आवाज़ उठाते थे उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई। इसलिए हमारे आपको अपनी आँख, अपना कान खुला रखने की आवश्यकता है, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बोलने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा कि पुणे की इस घटना को लेकर आपसे कुछ बातें की जाए। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप क्या सोचते हैं अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।